नमस्कार, स्वागत है आपका। और नए साल का खुमार अभी खत्म नहीं हुआ कि देश बजट के वहां पर मुहान पे आके खड़ा है। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, यानी वित्त मंत्री वो खाका पेश करेंगी जिसमें इस साल भर का पूरा कैसे देश चलेगा। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी एग्री सेक्टर निर्मला सीतारामन जी से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। क्या वो हैं उम्मीदें और क्या कुछ है जो एग्री सेक्टर के सुझाव हैं उनके लिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वसीदा ग्लोबल एशिया के सीईओ सुमित गुप्ता हैं, श्रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं, फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन एंड एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट राजेश पहाड़िया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और इसी के बाद एब्सोल्युटली आपके सामने अब यहाँ पर ये पेश है कि किस तरह से आप यहाँ पर इस बार का बजट आता हुआ देखेंगे। तो सिराज जी, सबसे पहले आपको एक तो ये कि पिछले साल के बजट के बाद 1 साल कैसा गुजरा, हमने क्या कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए देखा, और इस बार के बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पिछले 2 सालों का अगर हम देखें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में किया था कि जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसको कंपटीशन मोड में कराया जाएगा, जिससे कि हम क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज को अच्छा डेवलप कर सकें, हम हाई यील्डिंग वेराइटीज ला सकें। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस तरीके का कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस इशू होगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर और आईसीएआर कम्पीट करेंगे, लेकिन वो कम से कम हमारी नजर से नहीं गुजरा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था, क्योंकि देखिए हॉर्टिकल्चर अगर हम लें तो हॉर्टिकल्चर में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 20-25 साल में, उसमें ज्यादातर सीड्स में कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सीड कंपनीज का है। उन्होंने नए नए सीड्स डेवलप किए, तो ये बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। दूसरा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था कि जो ग्रामीण मंडी में उसमें इन्वेस्टमेंट करके मॉडर्नाइज किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो सिराज, ये तो पिछले बजट्स हैं और ऑन ग्राउंड स्लाइड क्वेश्चन मार्क जैसे आपने कहा, लेकिन अब इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जो कुछ अनाउंस किया गया उसे पुश करने की बात है, इम्प्लीमेंटेशन का कुछ फ्रेमवर्क आता हुआ देखें, और इस बार के बजट से अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि काफ़ी कुछ बदला है पिछले 1 साल में, जियोपॉलिटिक्स के तौर पर, इंडियन मार्केट्स के तौर पर, मौसम के लिहाज से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनपुट कॉस्ट है, काफ़ी जगह हमने फेरबदल आता हुआ देखा। देखिए, बहुत ज्यादा फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट को अवेलेबल नहीं है। मैंने आज एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें मैंने अपने 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि ये हम देखना चाहेंगे बजट में। अब उसमें एक चीज तो ये है कि 11 ट्रिलियन रुपए हम पिछले 3 साल से खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है रेलवेज में, पोर्ट्स में, हाईवेज में वगैरह वगैरह। पूरे देश में एक भी ऐसी एपीएमसी नहीं है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। अब आप देखिए, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली में अगर इन्वेस्टमेंट होना है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, बजाय इसके कि एपीएमसीज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन लें और उसमें गवर्नमेंट सिर्फ 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे। तो ये हमारी पहली एक एक्सपेक्टेशन है कि इसको पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये तीसरा साल है जब फ्यूचर ट्रेडिंग पे पाबंदी लगी हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं है, साल दर साल इसका एक्सटेंशन होता है। तो गवर्नमेंट को एक एक्चुअली अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करके ये क्लियरली बताना चाहिए कि ये बैन रहेगा, हटेगा। अगर ये हट जाना है तो उसको अनाउंस करें, और अगर ये अगले 3-4 साल तक रहना है तो वो अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आप देखिए, कई ऐसी कमोडिटीज हैं जिसमें प्राइसेस अभी भी, सोयाबीन अगर आप ले लें, उड़द ले लें, तो प्राइसेस एमएसपी के नीचे चल रहे हैं। कर्नाटका में प्राइसेस तूर तक के एमएसपी के नीचे हैं, काफी चीप इंपोर्ट्स आ गए। तो कई चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस बहुत कम है। डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया एक अजीबोगरीब डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। सुमित, आप कैसे देखते हैं? सिराज जी ने एक एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बता दिया है कि पिछले 2-3 सालों में हमने किस तरह से यहाँ पर बजट का मूड आता हुआ देखा है। अनाउंसमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इस साल की भी अगर बात की जाए तो वो तीनों ही पॉइंट काफ़ी वैलिड हैं जो हम लगातार बात भी करते रहे हैं, चाहे वो एपीएमसी या मंडी सिस्टम है, फ्यूचर्स डेरिवेटिव मार्केट्स है, या फिर ऑफकोर्स जिस तरह का स्पेंड हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। आप इसमें क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे? गुड इवनिंग मनीषा जी। शिराज सर के बाद कुछ बोलना इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज ही हैज सच अ ग्रेट व्यू ऑन एग्रीकल्चर। जो शिराज सर ने बोला वो तो एक फर्स्ट स्टेप जरूरत है, उसके बिना तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, फ्यूचर्स के ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए, और जो सर ने बोला है कि हमको एक मॉडल एपीएमसीज और ये सब और कंपटीशन इन प्राइवेट एंड पब्लिक, मेरा ये मानना है इसके साथ
आज सरकार को, क्योंकि लास्ट बजट में निर्मला सीतारमन जी ने शुरुआत की थी, तो उन्होंने बोला था वी विल इंक्रीज स्पेंडिंग एट द हाउस होल्ड लेवल। अगर स्पेंडिंग एट हाउस होल्ड लेवल पे फूड में भी बात होती है, तो हमको किसी जगह पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करने की जरूरत है। आज इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा मॉल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड है, वेस्टेड है। इंडिया के अंदर इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इज हाईएस्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन वर्ल्ड वाइड, जिससे हम कभी भी हमारा देश का सपना और विकसित भारत जब तक अचीव नहीं कर सकते, जब तक हमारे देश का लोग वेलनेस की तरफ नहीं है, उनको अच्छा फूड नहीं मिल रहा है। तो आई विल लाइक टू सी समथिंग टुवर्ड्स नॉट ओनली अबाउट फूड सिक्योरिटी, क्योंकि वो तो हो गया है। फूड सिक्योरिटी आप तब बात करते हैं जब आप पुअर देश हैं। आज हम वी आर ट्राइंग टू बिकम अ मिडिल इनकम कंट्री, तो आज हमको फूड से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करनी है। दैट इज वन। नंबर टू, आज आप अगर हम बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, आज हम बात करते हैं कि हमको टारगेटेड सोल्यूशन लाना है फील्ड के लिए, तो वो टारगेटेड सोल्यूशन कब तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे पास राइट डेटा, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आज हम उसके अंदर बहुत लैग कर रहे हैं। हमारा जो क्रॉप एस्टिमेट है वो साल में 4 बार आते हैं और वो रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। उसके कारण रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग होती है। जिस साल हमको इंपोर्ट करना होता है उस समय हम इंपोर्ट बंद रखते हैं, और जब हमारी फसलें आ जाती है तो इंपोर्ट हम लगातार चालू रखते हैं। तो एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर राइट अप टू फार्म लेवल, जिसके अंदर एग्री टेक को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। हमको नेशनल एग्री स्टैक के अंदर फार्म लेवल तक हमको जाना है, और वो एक बहुत जरूरी चीज है। और तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा जियोपॉलिटिकल माहौल में आज हम रह रहे हैं, सप्लाई चेन्स शॉर्ट होने वाली हैं, और आगे आने वाले समय में अनिश्चितता ऑन सप्लाई चेन बहुत बढ़ने वाली है। तो एट सम पॉइंट इन टाइम मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट को पल्सेस और बाकी खाद्य पदार्थों के बफर स्टॉक बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगला साल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एल नीनो थोड़ा ज्यादा है। उससे हमारी कृषि किसी बहुत तरह से इंपैक्ट होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को एक इस बजट के अंदर एक होलसम प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन बजट लाना चाहिए। वेल, आशा ही की जा सकती है कि ये सब कुछ यहाँ पर आए, और जिस तरह का यहाँ पर एलोकेशंस होता हुआ नजर आएगा वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लिस्ट हमारी बहुत लंबी है। लेकिन गोइंग बैक टू जो सिराज जी ने यहाँ पर कहा कि फिस्कल जो हमारा अपॉर्चुनिटी है या फिर जो हमारी यहाँ पर स्पेस है वो ऑफ कोर्स थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर है। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात अब यहाँ पर अतुल जी से कर लेते हैं। अतुल जी, पहले तो खाने के तेलों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर नेशनल पाम ऑयल मिशन की बात अब हम बहुत सालों से लगातार करते रहे हैं। जिस बजट में ये अनाउंस हुआ था, मुझे याद है उस दिन की हमारी हेडलाइन थी। उसके बाद इसके बारे में बात करने के लिए ढूंढना पड़ता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इससे पहले कि मैं पाम ऑयल मिशन के ऊपर बात करूं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। सुमित ने और सिराज साहब ने दोनों ने एमएसपी के बारे में बातें की। मेरा ये मानना है कि जो एमएसपी है आज 23 क्रॉप प्लस शुगर को मिला के समझ लीजिए रफली 24 कमोडिटीज पे है। ये कोई रीजन नहीं है कि वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सो मेनी कमोडिटीज एज अ एमएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लिस्ट को प्रून करना मैं समझता हूं बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी एक बात यह है कि देखिए आज दुनिया इनवर्ड लुकिंग होती जा रही है, चाहे वो ट्रम्प इफेक्ट बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग ऑन टू द बैक सीट। तो इसलिए हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो 2 एरिया हैं जहाँ पे हम लोगों में काफ़ी बड़ा गैप है, जैसे आज ऑयल सीड और ये ऑयल एंड पल्सेस, आप ताज्जुब करेंगे कि आज की तारीख में हिंदुस्तान इज स्पेंडिंग समथिंग लाइक अबाउट $22 बिलियन ऑन दीज 2 कमोडिटीज का इंपोर्ट। तो जो आपने पाम ऑयल की बात की, मेरा तो ये मानना है कि अगर इस सेक्टर को, ऑयल सीड और पल्सेस को सही मायने में तवज्जो देनी है तो एक चैंपियन अपॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज आप देखिए, सिराज साहब भी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, तो एग्रीकल्चर तो चाहेगा कि किसानों को बहुत अच्छा दाम मिले, और कंज्यूमर अफेयर्स वाले चाहेंगे कि
कंज्यूमर को बहुत नीचा दाम मिले। सो यू नीड अ चैंपियन हु कैन बैलेंस द टू। एंड एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो चैंपियन हो उसकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों तक का हो, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में पॉलिसीज को डायरेक्शन सही मायने में मिल सकता है। और जो आज हम लोगों ने जिस तरह से इसको नजरअंदाज किया हुआ है, इट इज समथिंग विच इज कमिंग होम टू रूस्ट। आज वरना 16 मिलियन टन हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और आज 6-7 मिलियन टन पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को इसकी तरफ सीरियस तवज्जो देना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि इस बजट में उसके ऊपर कुछ डेफिनेट वो आए, स्टेटमेंट्स आए, और वो आने वाले सालों में क्रियान्वित भी हों। हाँ जी हाँ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भरता की बात जैसे आपने की अतुल जी, अनदर वर्ड टू इट, वो भी हमने यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस एंड स्टेटमेंट्स बहुत आते हुए देखी हैं। ऑन ग्राउंड या ऑन एग्जीक्यूशन अगेन एक यहाँ पर एक कंसर्न है। ये तो खाने के तेलों की बात हुई और आपने पल्सेस का भी यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन एथनॉल, चीनी एक और थोड़ा सा पेन पॉइंट के तौर पर 2025 में निकल के आया। डेफिनेटली मेरा तो ये मानना है कि शुगर को अब ये शुगर सेक्टर नहीं बोलना चाहिए, इसको एनर्जी सेक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट जो एनर्जी में जो एथनॉल का डाइवर्जन था वो प्रॉपर होता रहे। आप ताज्जुब करेंगे कि आज बेसिस क्या नाम ये प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के बेसिस पे शुगर सेक्टर ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया डिस्टिलरीज में, बेसिस कि 55% आने वाले दिनों में एथनॉल सोर्स होगा शुगर सेक्टर से और 45% सोर्स होगा ग्रेन से। आज देखिए क्या माहौल हो गया है कि आज 27-28% रह गया है शुगर सेक्टर से और 72% हो गया है ग्रेन सेक्टर से। अब उस ग्रेन सेक्टर को एनकरेज करने का एक और मैं खामियाजा बताता हूं क्या हो रहा है कि जो पल्सेस का एरिया है जिसकी कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है वो घटता जा रहा है, और मक्का विच इज प्योरली जिसमें हिंदुस्तान आत्मनिर्भर ऑलरेडी था उसमें जरूरत से ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में मैं समझता हूँ कुछ देखने की जरूरत है। और दूसरा एक और जरूरी बात यह है कि हम लोग ये एमएसपी या ये एफआरपी और एसएपी जिसको कहते हैं कि गन्ने की कीमतें, वो तो एक तरफा बढ़ाते जाते हैं, बट उसके सामने मिनिमम सेलिंग प्राइस या एथनॉल का प्राइस रिवीजन और एथनॉल का क्वांटिटेटिव रिवीजन उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर फील्स निग्लेक्टेड। तो वो भी मैं चाहूंगा कि इस बजट में कुछ न कुछ उसके ऊपर गवर्नमेंट का, और लेट अस नॉट फॉरगेट कि आज की तारीख में 5 करोड़ किसान इससे एसोसिएटेड है, तो ये भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। और जैसे आपने कहा चीनी एथनॉल स्वीट स्पॉट में रहने के बाद पिछले 1.5-2 सालों में थोड़ा सा और डाउनस्लाइड दिखाता हुआ नजर आया है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और इवन एज हमने वो लाइंस भी आते हुए देखी हैं कि ऊर्जा दाता है अब किसान, लेकिन वो सेक्टर को ऊर्जा का भी वो देना लहजा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। राजेश जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। ओवरऑल एग्रीकल्चर से अब आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ आप देखना चाहेंगे, और क्योंकि आप राइस पे इतना ध्यान देते हैं वहाँ पर क्या सेंस है? धन्यवाद मनीषा जी। जैसे सिराज साहब ने भी ओपनिंग स्टेटमेंट में सभी कुछ कवर कर लिया, फिर अतुल सर ने भी ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी। अब उसके बाद में मेरे पास में कहने के लिए तो कुछ भी नहीं रहता है, बट फिर भी एग्रीकल्चर को लेके हम लोग सभी कोई आश्वस्त रहते हैं कि भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला मैम अगर कुछ हम लोगों के ऊपर में भी दया दृष्टि रखे तो शायद कुछ ना कुछ हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। जैसे बेसिकली मैं राइस को तो बाद में बोलना चाहूंगा, लेकिन इसमें क्या है कि अपनी जैसे एमएसपी की जो लिंकेजेस है उसको अगर प्रपोज किया जाए कि भावांतर के थ्रू एडजस्ट किया जाए कि प्रेशर जो है गवर्नमेंट पे भी नहीं पड़े और उसी हिसाब से प्रोडक्शन का नंबर भी नहीं गिरेगा, कुछ ना कुछ प्राइवेट्स के हाथ से हो, फिर भावांतर की कोई स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट करने से शायद इसका बोझ सरकार के ऊपर से कम होगा।
सेकंड, अपने अगर सपोज करिए कि कॉमन वैरायटी है कोई पर्टिकुलर, जैसे राइस के अंदर में अपने कॉमन वैरायटीज होती हैं जिसकी वैल्यू अपने यहाँ पे इंडिया में या कंज्यूम कम होता है और एक्सपोर्ट होता है, तो उसकी जगह में कुछ अच्छे प्रोडक्ट हाई वैल्यू, हाई यील्ड या टेलर मेड फॉर द डेस्टिनेशन मार्केट के लिए किया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसके लिए सरकार चाहे तो स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दे या उसके ऊपर में अपने को कुछ वर्किंग करने दे या उस पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले। मैं अभी एक राइस के एक इवेंट में था कल और परसों, तो उसके अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया था दंतेवाड़ा करके छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिसको कंप्लीटली ऑर्गेनिक एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो वहां कोई भी जो भी फार्मिंग होगी वो 100% सर्टिफाइड होगी और 100% वहां से स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ा सपोर्ट वहां से मिल रहा है। तो इवन सिक्किम से भी बड़ा एरिया दंतेवाड़ा में डिक्लेयर किया गया। तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में सोचे तो बहुत बढ़िया होगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को जैसे डेस्टिनेशन की ओवरसीज मार्केट को अगर कवर करते हुए चले तो डेस्टिनेशन के अंदर में मान लीजिए कि सूसी चावल के लिए, सुशी बनाने के लिए एक स्पेशल वैरायटी है जो हमारे यहाँ पे पहले प्रोड्यूस होती थी, क्रांति बोलते थे उसको, आज वो हमारे यहाँ से पूरी की पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन है नहीं, ओवरसीज मार्केट में एक्सेप्ट होता नहीं था तो किसान उसको उगाता नहीं है। जैसे अतुल सर ने बताया कि भी कि 22 मिलियन टन हम लोग टोटल इंपोर्ट करते हैं, 22 बिलियन डॉलर का अपने इंपोर्ट करते हैं, 22 मिलियन टन हम राइस भी एक्सपोर्ट करते हैं, बट वो वैल्यू नहीं मिलती है हम लोगों को। तो क्यों ना कुछ पोर्शन उसमें स्वैप किया जाए और गवर्नमेंट के इसके अंदर में प्रोग्राम्स ऐसे हो कि भाई डेडिकेटेड वो फार्मिंग उस वैसी ही करें ताकि एटलीस्ट जो एग्रीकल्चर का जो गैप है वो कम होगा। थर्ड एंड लास्ट, लॉजिस्टिक्स को लेके जैसे सिराज साहब ने कहा कि एक भी एपीएमसी हमारा रोल मॉडल नहीं है। हम कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से वेयरहाउसिंग स्कीम में आ रहे हैं, व्हाई डोंट, मतलब कि उसी वेयरहाउसिंग स्कीम को ही एक अपने लॉजिस्टिक्स पार्क में या एपीएमसी के अंदर में बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एपीएमसी के प्रोजेक्ट लेके आती है, बट सम और अदर वो टर्मिनल जो होता है वो सक्सेसफुल फार्मूला होता नहीं है बिकॉज इतने नॉर्म्स होते हैं, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता। ऑलराइट, तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, रिसर्च एंड सर्टिफिकेशन से लेके यहाँ पर वैल्यू एडिशन, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, न्यूट्रिशन को यहाँ पर तवज्जो दी जाए और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक चीज़ है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हर साल मांगता रहता है और आई थिंक ये साल कोई डिफरेंट नहीं है, हम वही चीज़ें वहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर काफ़ी कुछ होता हुआ नजर आया है, क्या बजट पर उसका कोई असर पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्विकली अपने गेस्ट से जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल क्यूज का कोई इम्पैक्ट क्या वो बजट पे आता हुआ देखते हैं। सिराज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो ग्लोबल टर्मोइल है उसका ये है कि हमारा रुपया 5-6% डिप्रिशिएट हो गया है पिछले कैलेंडर ईयर में 2025 में। तो जाहिर है कि जितने भी चीज़ें इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं सबके प्राइसेस उसकी वजह से बढ़ जाएंगे। तो दूसरी एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि जो पूरी दुनिया में डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो हमारे बजट में बहुत बड़ी डिमांड डिफेंस की भी एक आएगी और उसको और बढ़ाना पड़ेगा। इसकी वजह से जैसा कि मैंने पहले कहा कि फिस्कल स्पेस बाकी चीज़ों के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट के पास लिमिटेड होगा। और एक तीसरी बात यह है कि जो नॉमिनल ग्रोथ है हमारी वो तो नहीं हो रही है, रियल ग्रोथ तो आ रही है लेकिन नॉमिनल ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ये भी एक फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एक किसी हद तक कंसर्न का रीजन होगा कि किस तरीके से ग्रोथ को बढ़ाए, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नॉमिनल ग्रोथ से आता है। अतुल जी, आपके क्या सेंस है? देखिए, एक ही सर्टेनिटी है नेक्स्ट ईयर, वो है अनसर्टेनिटी। विद द वर्ल्ड इन मेल्टिंग पॉट, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सप्लाई चेन डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। और उसको उसमें मैं समझता हूँ इंडोनेशियन B50 बायोडीजल में जो 50% ऐड करने की बातें हैं वो भी थोड़ा डेफिनेटली तकलीफ देगा। और जो रशिया यूक्रेन से जो हम लोगों के सनफ्लावर आता है, मैं समझता हूँ उसमें भी थोड़ी बहुत तकलीफें आ सकती हैं। वो आज ऑलरेडी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट करना दिखाई देने लग गया है। आने वाला साल काफ़ी अनसर्टेन रहेगा, बट कमोडिटी कहीं भाग नहीं जाती दिख रही है, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स में कमोडिटी ज़्यादा तेज होना थोड़ा मुश्किल रहता है।
सप्लाई चेन कुड गेट डिस्टर्ब, इसमें दो राय नहीं है। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स रुपया देखना होगा यहाँ पर, डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा कैसा है वो है, और तीसरी बात यहाँ पर सप्लाई चेन्स को लेकर है, जहाँ पर एक चिंता बनी हुई है। द प्लस पॉइंट, जैसे अतुल जी ने कहा कि फसल यहाँ पर ज़्यादातर ओरिजिन कंट्रीज़ में बेहतर है, तो शायद ये एक हमारे लिए सपोर्टिव रहेगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।